तो विकासशील देश का चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ा जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष देश के चुनाव पर धर्म के आधार ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। सभी को धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र लेना है। कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी सभी अल्पसंख्यकों को रिझाने में लगे हैं। और इसी बीच मौलाना मदनी ने मोदी पर मेहरबानी करते नजर आ रहे हैं। मोदी को मदनी ने क्लीन चिट दे दी है। अब मोदी के टोपी ना पहनने के मसले पर विरोधियों के पास कहने को कुछ नहीं बचता। मोदी को मिला मदनी का साथ। इसी पर है हमारा आज का जनता मांगे जवाब। तो मौलाना मदनी ने बीजेपी और खासकर मोदी के लिए राहत दी है। टोपी ना पहनने वाले मसले पर विरोधी हमेशा मोदी पर हमलावर रहते हैं, लेकिन मौलाना मदनी इस मामले में मोदी को क्लीन चिट दे रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मोदी लोकसभा चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वाराणसी से दिल्ली का रास्ता तय करना है। अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम समुदाय को बीजेपी रिझाने में लगी है। और इस बीच मोदी के लिए खबर ऐसी भी है जो राहत देने वाली है। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना मदनी ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का बचाव किया है। मदनी का कहना है कि मोदी को मुस्लिम टोपी पहनने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे कहें कि तुम्हें तिलक लगाना पड़ेगा, तो मुझे ये मंजूर नहीं है किसी कीमत पर। हुआ ये है कि लीडरों ने अलामती चीजें, सिंबॉलिक चीजें ग्रहण कर ली, इख्तियार कर ली, और उसके बाद फिर जब काम का वक्त आया तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो हम इसके पहले से विरोधी हैं कि ये सिंबॉलिक चीजें कभी नहीं होनी चाहिए। तो न मैं अपने लिए पसंद करूं न किसी और के लिए। मदनी का ये बयान बीजेपी की उस कवायद का नतीजा भी हो सकता है जो बीते कई दिनों से जारी है। राजनाथ सिंह का मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिलना और मोदी मुस्लिमों के लिए भाईचारे और विकास का देना इस कवायद का हिस्सा था। मौलाना मदनी के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस इस बयान का सियासी माइलेज बीजेपी को नहीं देना चाहती है। देखिए, जिस टाइम उन्होंने पहले भी ये बात कही थी तो हमने उनके ताल्लुक से एक बयान दिया था। मदनी साहब ने ये कहा है कि टोपी पहनना या तिलक धारण कर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन सिंबॉलिक चीज़ों से को करने की बजाय सही मानों में काम करना चाहिए उन लोगों के लिए जिनको सिंबॉलिसिज्म के ज़रिए मुतासिर किया जा रहा है। वहीं धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद किए हुए जेडीयू नेताओं को भी मदनी का बयान पच नहीं रहा है। इस मसले पर जेडीयू नेता कांग्रेस की पैरवी करते नजर आए। नहीं, उनकी कांग्रेस पर की गई प्रतिक्रिया सही है और भाजपा पर के नेता के बारे में की गई प्रतिक्रिया गलत है। श्री नरेंद्र मोदी के हाथ गुजरात के गुनाहों के खून से सने हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मौलाना मदनी का ये बयान बीजेपी के लिए राहत तो धर्मनिरपेक्षता का नारा बुलंद करने वाली पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर लड़े जाने वाले चुनाव किसी शर्मिंदगी से कम नहीं है। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो मुद्दा साफ हो चुका है और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी। स्वागत है आपका। बीजेपी नेता आबिद हुसैन, राजनीतिक विश्लेषक एजाज कमर खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में, और इसके साथ साथ शाही मस्जिद के इमाम मौलाना नवाबुद्दीन नक्शबंदी भी मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जिया न्यूज पर। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ सवालात खड़े हो रहे हैं इस मसले को लेकर। क्या है वो सवाल, आपको बताते हैं। तो कई सवाल हैं। मदनी का साथ मोदी के लिए कितना फायदेमंद, पहला सवाल। वहीं दूसरा सवाल, क्या अल्पसंख्यकों के बीच मोदी की स्वीकार्यता बढ़ेगी? तीसरा सवाल, क्या मोदी की राह अब ज्यादा आसान हो गई है? तो ये तीन अहम सवाल हैं जिस पर चर्चा करेंगे, जिसका हल तलाशने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं मौलाना साहब से। मौलाना साहब, क्या कहेंगे? मदनी जो हैं अब समर्थन कर रहे हैं मोदी की इस बात का। क्या लगता है कि इससे मोदी को फायदा मिल सकता है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं
जी ये हमारे मदनी साहब की ज़ाती राय हो सकती है, जी क्योंकि देखना ये है कि मोदी साहब जो टोपी से इनकार किया तो यही समझ कर किया कि ये मुस्लिम अलामत है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाए, और जो शाल एक कॉमन चीज़ है उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। जी इसी वजह से उन्होंने टोपी से इनकार किया, और टोपी जो है तो एक तशख़्ख़ुस बन चुकी है मुसलमान की। जी यही वजह है कि 22 मई 1987 को जो राइट हुआ था तो लड़के अलविदा की नमाज़ पढ़ के बाहर निकले तो उनकी टोपियाँ नोच ली और उधम मच गया कि इस्लाम ख़तरे में है, टोपी नोच ली, टोपी नोच ली। तो ये आवाम के जहन से आप नहीं निकाल सकते कि हमारे लिए टोपी जो है तो काबिल एहतराम है और काबिल इज़्ज़त, और ये मुसलमानों का एक तशख़्ख़ुस बन चुकी है। अगर टोपी ही इतनी गैर ज़रूरी है और इसके लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है तो क्या आप ऐलान कर देंगे कि सारी मस्जिदों के जो इमाम है वो टोपियाँ उतार के नमाज़ पढ़ें? हर मुसलमान जाता है नमाज पढ़ने। लेकिन क्या तो टोपी मदनी के ओढ़ इस करके जाता स्टेटमेंट है। से जो उन्होंने यहाँ पर स्वीकार्यता दी है, क्या लगता है क्या मोदी की राह आसान होती है? नहीं, मोदी साहब की राह इतनी आसान नहीं होगी। मोदी साहब का आप तुलना करें अटल बिहारी वाजपेयी साहब से, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने आज समझा था कि हमारा भारत क्या है और पूरी जो दुनिया है वो क्या है। आज हमारे मोदी साहब वजीर आजम बन भी जाते हैं तो बाहर मुल्कों में क्या मुंह लेकर जाएंगे। चलिए बावन मोदी पर चर्चा को करेंगे, कैसे जाएंगे? मौलाना साहब मोदी पर चर्चा को करेंगे। अब रुख कर लेते हैं लखनऊ का। आबिद हुसैन जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहते हैं क्या इस पहल से या क्या इस स्टेटमेंट से मोदी को फायदा पहुंचता दिख रहा है? आबिद जी। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, एक तो मोदी की राह आसान नहीं है, ये बिल्कुल 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 समझ लीजिए, क्योंकि उनके ऊपर सेकुलर होने का कोई भी कहीं भी कोई छवि उनकी है ही नहीं जी। जब ऐसे लीडर गुजरे हैं दूसरे दलों में जिनके ऊपर कुछ न कुछ छवि गुजरी है, खुद इन्हीं की पार्टी में एक आध लीडर ऐसे गुजरे हैं जिन पर कुछ न कुछ सेकुलर होने का लोगों का यकीन था। दूसरे एक बात बता दें, आज आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें, मोदी या तो बदकिस्मत हैं या महाबदकिस्मत हैं। बदकिस्मत इन द सेंस के 130 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में अगर 22-24 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान हैं और मोदी उनसे मोदी से वो नफरत करते हैं या मोदी को कट्टरपंथी समझते हैं या मोदी को गॉडसे की विचारधारा का समझते हैं या मोदी लेकिन आबिद जी, सीधा सीधा सवाल, ये बयान आपके लिए कितना मुश्किल का सबब है? सुन लीजिए जी, मेरी बात सुनिए, मैं वो जवाब दे रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि अगर मोदी अपने आप को जैसा कि कहते हैं कि मैं जाऊंगा, मुसलमान हमसे प्यार करेंगे, मैं सेकुलर हूं, ये हूं, तो मोदी बदकिस्मत हैं कि वो अंदर से अगर सेकुलर हैं तो बाहर वाले उनको सेकुलर समझ नहीं रहे हैं। इस देश के माइनॉरिटी में मुसलमान कम्युनिटी के लोग उनको सेकुलर नहीं समझ रहे हैं, तो ये बदकिस्मती है। राह उनकी आसान नहीं है, वाराणसी से लड़ रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर आपके साथ बैठूंगा, वाराणसी में वो हारेंगे। वाराणसी में हिंदू अक्सरियत है और वो वाराणसी का गणित कट्टरपंथी समझने की आगे कोशिश करेंगे, लेकिन इस बयान पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो पहले आप ये क्लियर करें कि इस बयान से आपके लिए मुश्किल हो रही है। हिंदू सेकुलर जहनियत के हैं, इस बयान देखिए, इस बयान से ये सिंबॉलिक बयान है, ये उनका एक्ट भी सिंबॉलिक था, बयान भी सिंबॉलिक है। अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी की हमदर्दी लिखें और अमल करके दिखाएं, और जिन जिन स्टेट में उन्होंने किया है वहां करके दिखाएं। गुजरात में माइनॉरिटी का क्या हाल शुरू हुआ है सभी को मालूम है, सभी को मालूम है। वो झूठ बोलते रहे, वो झूठ बुलवाते रहे। बाकी राजनीतिक दल भी सिंबॉलिक, जी, बाकी राजनीतिक दल भी तो यही कर रहे हैं। एक सवालिया निशान है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। चलिए आबिद जी, दोबारा लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर चौधरी, जो आबिद जी कह रहे थे या जो मौलाना साहब ने फरमाया, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या लगता है मोदी को फायदा मिलने वाला है? क्योंकि जिस तरह का ये स्टेटमेंट आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं भी टीका नहीं लगवाऊंगा, लेकिन अगर वो टोपी नहीं पहनते तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति अपनी जगह है, उन्होंने कहा कि हमें विकास चाहिए। देखिए, देश बड़ा है, इंसानियत और मानवता बड़ी है।
जी। इस बात को मोदी जी ने भी कहा है कि इस देश के हर नागरिक का उतना ही हक है जितना मेरा है। जी। आखिर कब तक गरीबों को और अल्पसंख्यकों को ये राजनीतिक दुरुपयोग और इसकी वोटों के खेल को कब तक राजनीतिक दल करते रहेंगे? कब तक झूठ और धोखा अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा इस देश में? बड़ा सवाल आज ये है, बड़ा सवाल ये है कि उनके बच्चों को भी शिक्षा चाहिए, मुस्लिमों के बच्चों को चिकित्सा की संसाधन मिलने चाहिए। कब तक इस खेल को करेंगे? कब तक उनको बांट के इस तरीके का दुरुपयोग राजनीति में होगा? मेरे तो इस बात का बड़ा सवाल आज ये है, और दुख भी होता है कहते हुए कि सीधे सीधे चुनाव में इनकी वोटों का दुरुपयोग किया गया आज तक। यही हालत दलितों के साथ भी की जाती है। तो ये सब खेल, राजनीतिक खेल बंद करिए, चाहे जनता दल हो या कांग्रेस हो। इन्हीं सब झूठ और धोखे से बर्बाद तो हो गया, और इस देश को कितना तोड़ेंगे, कितना बांटेंगे, आज बड़ा सवाल इस देश के हर नागरिक के सामने, हमारे सामने भी है, मौलाना साहब के सामने भी है, आपके सामने भी है। तो हमें आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देखना है। अब तक 66 साल में बहुत कुछ हो चुका, अब इस इतिहास को बंद करना पड़ेगा। चलिए एजाज साहब का रुख कर लेते हैं। एजाज साहब, आपसे जानना चाहेंगे मदनी साहब के, मौलाना मदनी के इस स्टेटमेंट से क्या लगता है, मोदी की जो स्वीकारता है अल्पसंख्यक समुदाय में या मुस्लिम समुदाय में बढ़ेगी? देखिए लवी जी, हमने 16 तारीख को प्रोग्राम किया था और ये सर्वसम्मति से कहा था कि प्रतीकों की राजनीति नहीं होना चाहिए। आप हो, मैं हूं, कोई भी बुद्धिजीवी ये पसंद नहीं करता कि प्रतीकों की राजनीति होना चाहिए। लेकिन मदनी जी का मोदी जी को समर्थन देना ये एक अच्छा लक्षण नहीं है, क्योंकि मदनी जी एक संकीर्ण विचारधारा को मानने वाले हैं, जिस तरह आरएसएस की फासिस्ट विचारधारा। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि मैं पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक वो लोग थे जिन्होंने सर्वसम्मति से ये निर्णय किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो होंगे हमारे नेता होंगे, ये एक लोकतांत्रिक पद्धति है, इसको सुन्नी कहते हैं। दूसरे लोगों ने ये माना कि उनके जो वंशज हैं हजरत अली हैं वही उनके हमारे नेता होंगे, इसको हम शिया सिस्टम कहते हैं। उसके बाद इस्लाम जब अरब से निकल के गैर अरबी इलाकों में चला गया, तुर्की में गया, ईरान में गया, भारत में आया, तो स्थानीयकरण हो गया, वहां की संस्कृति का समावेश हो गया। भारत में सबसे बड़ा उदाहरण इसका है, जब अजमेर में ख्वाजा साहब आए तो पहले जो मुस्लिम थे अब्दुल्ला साहब, उन्होंने एक पगड़ी बांधी, तो ख्वाजा साहब ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ तो इस्लाम में ये लाल पीला रंग मना है पुरुषों को पहनना, तो उन्होंने कहा ये हमारी पहचान है। तो दूसरे दिन ख्वाजा साहब ने खुद वही कलर पहन लिया, और उन्होंने, जी मैं आपको वही बता रहा हूं, वही जब तक आप इस आइडियोलॉजी को नहीं समझेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि फर्क क्या है, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि संगीत मना है, तो उन्होंने कहा संगीत हमारी पूजा पद्धति का तरीका है, तो ख्वाजा साहब ने संगीत को अपना लिया। और हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने चेले जो अमीर खुसरू साहब को कहा कि आप संगीत का विकास करिए, उन्होंने 100 से ज्यादा वाद्य यंत्रों को अपनाया, बसंत का त्योहार मना गया, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कार्निवल जश्न बहारा होता है। इस तरह इस्लाम का भारतीयकरण हो गया। जब मैं आपको वही बता रहा हूं कि बहुत छोटा सवाल, एक मेरी छोटी सी बात मुझे पूरा करने दी, नहीं तो अब ये बहस समझ नहीं आएगी, अनिवार्य हो जाएगी। उसके बाद 20वीं दशक में जब तुर्कों का अरब पे राज था, तो एक अरब जो राष्ट्रवाद का आंदोलन आया, तो वो आंदोलन जब पंथ में बदल गया, तो उसने क्या किया कि जितनी भी गैर अरबी चीजें थी, संस्कृति थी, उसका विरोध किया कि अन इस्लामिक हो गई है। तो अगर देखिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, और आप अगर हिंदू हैं, हमारी साझा संस्कृति की, तो आपको टोपी पहनना पड़ेगी, और मैं मुसलमान हूं तो मुझे तिलक भी लगाना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं टोपी नहीं पहनूंगा, मैं ये कहता हूं तिलक नहीं लगाता हूं, यही वो फासिस्ट विचारधारा है जो आरएसएस मानता है। तो ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, वो तिलक नहीं लगाना चाहते हैं, वो टोपी नहीं पहनना चाहते हैं, और इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा। एक मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एक बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया था, उन्होंने कहा था माया कोडनानी, और उसके लिए बाबू अजरंगी के लिए फांसी की अपील करेंगे। अगर ऐसा करते तो पहली बार मुसलमानों को एहसास होता, क्योंकि उनको न्याय मिला, क्योंकि पिछले 40 साल में लगभग 40 साहब ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन मूल सवाल जो है वो कहीं पीछे छूट गया। एजाज साहब, बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस बयान के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में मोदी की स्वीकारता बढ़ेगी? मुझे लगता है कि अगर काबा के इमाम आके भी सपोर्ट करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान किसी मुल्लाओं के कहने से वोट नहीं देता, वो अपने मुद्दों पे वोट देता है। वो ये देखता है कि सामने वाला उससे कितनी मोहब्बत करता है या उससे नफरत करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर चौधरी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर चौधरी, क्या कहेंगे कि आपको क्या लगता है जिस तरीके से जो रुख में नरमी आ रही है और जो तब्दीली देखने को मिल रही है स्टेटमेंट्स में भी, क्या लगता है आपकी पार्टी को इसका सियासी फायदा होगा? मैं आपको 2009 के चुनाव का एक वाकया बता देता हूं। राजनाथ सिंह जी ने नॉमिनेशन करने से पहले भारतीय कृषक समाज ने एक किसानों का सम्मेलन किया, और उसमें 10,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भाग लिया। ये कोई दूर की बात नहीं है, यही मसूरी कस्बे में किया गया। फर्क क्यों नहीं पड़ता?
ये आपने सही कहा जायद भाई कि प्यार और रिश्तों पे निर्भर करता है। हमारे रिश्ते और प्यार है, इसलिए उन्होंने चुनाव भी जिताया। और ये उदाहरण है गाजियाबाद का कि पिछला चुनाव कांग्रेस 1 लाख से हारी तो कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए हुआ कि वह अल्पसंख्यकों ने राजनाथ सिंह को चुनाव जिताया, गाजियाबाद का चुनाव। ये बिल्कुल सामने है। ये हकीकत है कि जब तक भाईचारा, रिश्ते, प्यार और जब तक उनका अधिकार जी, शिक्षा से लेकर और तमाम चीजें, कब तक शोषण होगा? मेरा बड़ा सवाल यह है कांग्रेस से और तमाम राजनीतिक दलों से जो अब तक ठेकेदार बनते हैं वोटों के, उन्होंने दिया क्या है? क्या शिक्षा दी जी, क्या चिकित्सा के संसाधन दिए, क्या विकास में अधिकार दिया, क्या रोजगार दिया? सिर्फ कागजों के ऊपर योजनाएं बनती हैं और उसका पूरा दुरुपयोग है। और ये इस देश के हर नागरिक का हक है। और मेरा ये मानना है कि विकास में बराबर की भागीदारी हर नागरिक को, हर बच्चे को मिलनी चाहिए। और जब तक विकास नहीं होगा, विकास शिक्षा से होता है और विकास रोजगार से होता है। ये शोषण करने से और वोट की राजनीति करने से देश में अल्पसंख्यकों का कभी भी कोई भी भला नहीं कर सकता, सिर्फ दुरुपयोग होगा वोटों। चलिए इसी पर जवाब ले लेते हैं आबिद जी से। आबिद जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या लगता है जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है और अल्पसंख्यक समुदाय को रिझाने की कोशिश की गई है, लेकिन विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है? अब ये कहने को चौधरी साहब भी कह दें, आप कहने को जो भी कह दें, चौधरी साहब के हिसाब से, चौधरी साहब कहने को जो भी कह दें, चौधरी साहब के हिसाब से तो पूरी दुनिया में सिर्फ विकास हुआ है तो गुजरात में हुआ, बाकी कहीं हुआ ही नहीं है। और जहां सबसे ज़्यादा नरसंहार हुआ है, एक बात। दूसरे, एक शायर का शेर है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, शायर ने कहा है, आस्तीन खून से तर प्यार जताते हो मगर क्या गजब करते हो, खंजर तो छुपाओ साहब। मार्केट में क्रेडिबिलिटी की बहुत बड़ी बात होती है। मार्केट में मोदी की क्रेडिबिलिटी माइनॉरिटीज़ के, मुसलमानों में बेइंतहा ख़राब है। और इस बात का सबूत है कि वो किसी न किसी से कुछ न कुछ नरम बात करके कहलवाना चाहते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर कुछ लीपापोती हो जाए। लेकिन इस देश का मुसलमान तो मुसलमान, सेकुलर हिंदू बहुत समझदार है। इस देश का पढ़ा लिखा तो पढ़ा लिखा, गैर पढ़ा लिखा बहुत समझदार है। वो वोट देते वक्त इस किस्म के बेतुके झांसे और बेतुकी बातों में नहीं आता है। इसीलिए 66 साल में कांग्रेस को प्रैक्टिकली, अमली और हर तरीके से बेहतर समझकर इस देश के हर समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, सबने ज्यादा समर्थन देकर ज्यादा बार कांग्रेस की सरकार बनी और देश का विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की एक पहचान बनी। इसलिए ये जहां से चलेंगे नहीं कि कांग्रेस वोट बैंक करती है, फला वोट बैंक करती है। कांग्रेस ही ने तो भाई, आपने क्रेडिबिलिटी की जो बात कही है, क्रेडिबिलिटी की बात सिर्फ गुमराह करके हम बनाना चाहते हैं या उनका उद्धार भी करना हमको चाहिए? बड़ी बात यह है कि इस देश में ये क्रेडिबिलिटी जो धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार हो गए, यही इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। और इस देश को किसी कीमत पर वोट की वजह से एक नहीं होने देना चाहते। चाहते क्या है हम लोग? हमको ये तय करना, सवाल आज का नहीं है, सवाल सिर्फ एक दिन का नहीं है, सवाल बराबर के अधिकारों का। दिया क्या है? हम चाहते ही हैं कि शिक्षा ना मिले इनको, जब तक ये पिछड़े रहेंगे, जब तक ये गरीब रहेंगे, तभी तक पाठ पढ़ाएंगे धर्मनिरपेक्षता का, तभी तक वोट मिलेगी कांग्रेस को, तभी तक सरकार चलेगी कांग्रेस की। क्या यही हमारा फर्ज बनता है? क्या इंसानियत और मानवता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए? आप बात करते हैं, आपके यहाँ, आपके भारतीय जनता पार्टी में खुद एक मत नहीं है। वहां पर कभी अडवाणी को ढकेलते हैं आप, कभी कलराज मिश्रा को काटते हैं, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा को बेइज्जत करते हैं। आप लोगों के यहाँ तो यूनिटी खुद ही नहीं है, आपके यहाँ एक विचारधारा ही नहीं है। असली चुनाव ये हो रहा है। मुद्दे से ना भटकें, जिस मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है उसी मुद्दे पर डिबेट को आगे बढ़ाएं। जी, एजाज साहब, कुछ चुनाव ये भी हो रहा है भाई कि कांग्रेस के उम्मीदवार गौतम बुद्ध नगर से टिकट छोड़ के भाग रहे हैं। असली चुनाव ये हो रहा है महाराष्ट्र में टिकट छोड़ के भाग रहे हैं। ये सब हालात पैदा कर दिए, ये सब राजनीतिक दल की जो वोट की राजनीति थी, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो ठगी की गई है अल्पसंख्यक समुदाय के साथ। मेरा अपने कांग्रेसी मित्र से एक सवाल ये है कि वो कह रहे थे कि शायद गुजरात में विकास हुआ। मेरे दोस्त, ये तो बता दो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो मीट का व्यापार सौंप दिया, जो सब्जी और फलों का व्यापार सौंप दिया, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मीट के व्यापार में, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सब्जी और फलों के व्यापार में। अगर उनकी रोजी रोटी को
शिक्षा तो हमने दी नहीं, उसको भी हम छीन के और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे रहे हैं, तो ये कौन सा विकास कर रहे हैं? मुझे दुख इस बात का है कि गलत नीतियों पर इस देश को धकेल दिया, और आज अगर सही प्रयास सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो उसको भी आप स्वीकार नहीं करने को तैयार हैं। मेरा सभी मित्रों से निवेदन है, मौलाना साहब से भी आग्रह है हमारा कि सहयोग करिए, और आज वक्त की जरूरत है, देश की जरूरत है, हमको एक नए रास्ते पे चलना है। आप बताएं ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा दिया या अल्पसंख्यकों को दिया, उनकी रोटी छीन के उनके हवाले कह दी बात आपने जी। बड़ा खतरनाक सवाल चौधरी साहब, अगर आपने सवाल अपना समाप्त कर लिया हो तो मैं उसका उत्तर दूं। बताएं, हाथ जोड़ता हूं आपके बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए। अगर आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं इसका उत्तर दूं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, सुनिए, आप पता नहीं ये पहली बात फिर वही कि जिस मुद्दे पर बहस हुई उस मुद्दे का प्रश्न यह है कि मोदी को माहौल में तब्दीली उनके फेवर में आएगी या नहीं आएगी। मोदी के फेवर में माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी, मेजॉरिटी हिंदू वोट भी उनसे नफरत करते हैं। नंबर एक, चौधरी साहब ने जो सवाल का जवाब दिया कि विकास के नाम पर कांग्रेस ये कर रही है कि मीट के कारोबार वालों को का एक्सपोर्टर लगा दिए, आपको मालूम ही नहीं है। आप घर से निकलिए और जाकर किसानों से और मीट वालों से पूछिए कि मीट पहले शहर में किस भाव से बिक रहा था, आज वो होलसेल में कितने भाव में बेच रहे हैं। ये गुमराह मत करिए, ये बताइए कि आपने बाजार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंप दिया या नहीं सौंप दिया? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप तो उसी बात को सपोर्ट कर रहे हैं जो आरएसएस कहती है कि पिंक रेवोल्यूशन। आपको ये पता होना चाहिए जो बड़े व्यापारी हैं वो मीट के वो मुसलमान नहीं है। जो सबसे बड़ी अल्पसंख्यकों का भला नहीं होगा। सबसे बड़ी मीट कंपनी के मालिक मुसलमान नहीं है, जैन है। जो 20 साल पहले सबसे बड़ी मुस्लिम जो मीट की कंपनी थी उसके रिश्तेदार अडवाणी जी के थे। मीट कंपनी के बड़े मालिक मुसलमान नहीं है। आप गुमराह मत करिए, ये गलत है। और आप ये जवाब दीजिए कि मुसलमान ने कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया? क्यों यूपी मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देता है? बिहार में क्यों नहीं देता है? बंगाल में क्यों नहीं देता है? जहां जहां उसको विकल्प मिला तीसरी पार्टी आई वो कांग्रेस को छोड़ के क्यों चला गया? कांग्रेस ने आरएसएस को सलवा जुदा बना के इस्तेमाल किया ताकि मुसलमान वोट जाए, उसको वोट दें। ये वोट बैंक आपने क्रिएट किया, आपने मुसलमानों को डरा के यूज किया। आप गुमराह कर रहे हैं, गुमराह आप कर रहे हैं। मुसलमान, उत्तर भारत का मुसलमान कांग्रेस को पसंद नहीं करता है और 25 साल तक भी पसंद नहीं करेगा। आप नरेंद्र मोदी के नाम पे अपनी रोटियां मत सीखिए। नरेंद्र मोदी के नाम पे रोटियां मत सीखिए। मुसलमान आपको कभी वोट नहीं देगा, 25 साल तक वोट नहीं देगा। दुनिया में हर चीज समझने के बाद बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, जब मुरादाबाद में दंगा हुआ, तो किसकी सरकार थी? जब किसी ने मलियाना मेरठ में निकाल के मुसलमानों को गोली मार दी, किसकी सरकार थी? भागलपुर में जब दंगा हुआ किसकी सरकार थी? मुख्यमंत्री सिन्हा साहब ने जब कहा कि मैं हटाना चाहता था कृष्णा द्विवेदी को, आपने क्यों नहीं हटाया? राजीव गांधी ने नहीं हटाने दिया। राजीव गांधी ने खोला। पता मुझे है, आपको कभी पसंद नहीं करता है। आप मुद्दे से मत अटकाइए, आपको वोट नहीं मिलने वाला। आपको राजीव गांधी ने तो जो दे दिया उस देश को पूरे संसार में अमर कर दिया। आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अपनी साख बना चुका है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मुसलमान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अरे 1.5% आईएएस हैं, 1% चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आईएएम से ग्रेजुएट एक है। ये विकास हुआ है मुसलमानों का। और आप कह रहे हैं राजीव गांधी ने कुछ किया नहीं, किसका हुआ होगा? स्विस बैंक के खाते भरे गए होंगे, उन लोगों का विकास हुआ था। 1 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए कमा लिए भंडारा जी ने। मुसलमानों का तो विकास नहीं हुआ। मुझे एक मुसलमान दिखा दिए जो 1 लाख से 300 करोड़ रुपए कमा चुका हो। डाला होगा स्विस बैंक में पैसा। हाँ, एक करोड़ कोई मुसलमान दिखा दिया जो 1 लाख रुपए से इसने काम शुरू किया और 300 करोड़ का। ये तो वडेरा जी ने किया ना। मुसलमानों का कितना विकास किया ये सब मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है। मुसलमान सिर्फ वही वोट देता है जहां विकल्प नहीं होता है। और आरएसएस अगर है तो इसलिए 3 बार बैन लगा और तीनों बार आपने हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि आप चाहते थे मुसलमान डरे और आपको वोट दे। ये आपकी वजह से आरएसएस मजबूत हुई। इंदिरा जी और बाला साहब देवरस के रिश्तों को मुसलमान जानता है, सब अच्छी तरीके से जानता है। आप कितनी कोशिश कर ले, आप रोकिए मत सेकिए मोदी के नाम पे। मुसलमान तो मुसलमान। और एक बात बिल्कुल, अरे छोड़िए ना लवी जी, मैं देखिए मुद्दा भटक रहा। मैं आपको ये बताऊं कि मुसलमानों को क्यों आरएसएस से परहेज है, भाजपा से परहेज है। ठीक है, मुझे ये बात बताने दी, इसका समाधान क्या है? जी, 16 मई को भी चर्चा करेंगे। आपका मुद्दा ये है कि मोदी को गेन हो रहा है कि नुकसान? जी, मेरा जवाब ये है कि मोदी को नुकसान हुआ, हो रहा है और होगा।
चलिए, ये मानते हैं कांग्रेस वाले, आप मानते ये हैं आप कि ये नुकसान बातें होगा। कह के इससे मौलाना जी, मौलाना साहब से एक सवाल ले लेते हैं। मौलाना साहब, लेकिन क्या ये विडंबना है कि मुस्लिम समाज की कि जब जब चुनाव आता है इमामी बुखार जो है वो फैल जाता है देश में, और हर पार्टी को कोई ना कोई जो है मुस्लिम धर्मगुरु चाहिए होता है अपनी बात रखने के लिए, और क्या इस तरह की जो राजनीति है उससे कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे और जो अहम मुद्दे हैं देश की राजनीति से जुड़े हुए, वो कहीं पीछे छूट रहे हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूँ, हमारे देश का विकास तो हुआ है जी। हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आज ही अगर डॉक्टर हैं तो अपनी मेहनत से हैं, सरकार के रहम करम से नहीं है जी। किसी से। आज अगर मुसलमान इस नहज पर है सिर्फ अपनी मेहनत से, आज लाखों करोड़ों हमारे हिंदू भाई दुबई में और कहां कहां कारोबार कर रहे हैं, तो अपनी मेहनत से। तो क्या उसमें अल्पसंख्यक सरकार समुदाय का भी योगदान नहीं है। समान रूप हाँ, से विकास हुआ है? हमारे जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उन्होंने अगर विकास किया है तो वो अपनी मेहनत से किया, उसमें सरकार को कोई लेन देन नहीं है। हमारे किसान भाई ने अगर अपने कोई तरक्की की है जी, ये सरकार तो ऐसी है, उनके कर्जे माफ नहीं करा सकती, वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। जी। उनके बच्चों की जो फीस है, अगर उनके यहाँ सूखा पड़ गया है तो उनके बच्चों की फीस माफ नहीं कराई जा सकती। जी। मुसलमान अगर राइट में मर गया है, जख्मी हो गया है, चलिए मैंने माना। गुजरात का फिसाद हुआ, मोदी साहब जिम्मेदार हैं, मगर कांग्रेस ने क्या मदद करी? 70,000 कांग्रेस ने क्या मदद करी? आपने कोई जख्मों पे मरहम रखा था जा करके? सोनिया गांधी गई एक गिरजा घर में होकर के आ गई, मगर किसी मुसलमान के जख्म पर मरहम नहीं रखा था। जिस तरह मुल्जिम है मोदी, इस तरह से मुल्जिम आप भी हैं। जब आप किसी जख्मी के मरहम नहीं रख सकते तो आपको ये बोलने का हक नहीं है। कल आप हमारे हमदर्द थे, आपने मोदी की सरकार क्यों नहीं गिराई? आपने क्यों नहीं कहा कि आप मोदी गुजरात से जाएं? क्यों नहीं कहा? सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट बनी, आपने कहा कि मोदी साहब हम भेज रहे हैं 500 करोड़ रुपया, दीजिए मुसलमानों को जिनके घर लूटे हैं, जिनके घर में आग लगी है, जिनके बच्चों को पेट चीर करके कत्ल किया गया, जिनके बच्चों को उछाल करके लेजर पर उछाला गया। आपने कहा आप मोदी 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 मोदी, एक लफ्ज मोदी कहने से कुछ नहीं होता। आप ये बताइए कि लिखत रूप में आपने मोदी को क्या सजा दी? मोदी पे आपने इल्जाम लगाए, जमाने में मगर मोदी साहब से आपने क्या कहा ये तो बता दीजिए। आपने ये तो आप साहब हम जानते हैं, गुजरात हम 80 से झेल रहे हैं, हम 75 से झेल रहे हैं। जब नसबंदी के फतवा आया था हम उस वक्त से झेल रहे हैं, और मुसलमानों की नफ्सियात को जानते हैं। आज मुसलमान किसी के रहमो करम पर नहीं, आज मुसलमान अपनी मर्जी से वोट देगा और मुसलमान का वोट मिलेगा आपके अच्छे सलूक की वजह से। डॉक्टर साहब के नाम पर वोट मिल जाएगा अगर जो उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे। मेरे कहने से वोट नहीं मिलेगा अगर मैं उनकी मदद नहीं कर सकता, उनका साथ नहीं दे सकता, तो मेरे कहने से मेरे घर वाले वोट नहीं देगा, मेरे घर वाले वोट नहीं देंगे। अच्छा व्यवहार, इंसानियत, दोस्ती, अच्छा सलूक, हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक अमल करेंगे तो आपको वोट मिल जाएगा। आज मुसलमान आरएस से डरने वाला नहीं जी। सुनिए आप साहब बात, मुसलमान ये चाहता है कि दस्तूर पे अमल हो, हमारी महरूमी खत्म हो। हमें तो महरूम किया जा रहा है जी। आज हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हैं, ये भी चाहते हैं मेरा बच्चा आगे चल के इंजीनियर बने। आज हमारा ये झाड़ू देने वाला ये चाहता है कि मैंने झाड़ू दिए आगे मेरा बच्चा चल करके वकील बने। तो आज वो आपके रहमो करम पर नहीं, आपके रहमो करम पर नहीं, वो आजादी से लेकर के आपको भुगत रहा सन 80 तक। सन 80 के बाद में तब्दीली आई। चलिए इस पर जवाब लेंगे मौलाना साहब। आपने देखा जी, आपने 90 में देखा वीपी सिंह की सरकार बनी, 75 में मोरारजी देसाई साहब की सरकार बनी। ये कांग्रेस की ही गलतियां हैं जो आज मोदी को वजीर आजम बनाया जा रहा है। चलिए अगर आप समझते हैं मोदी गलत है, आरएसएस गलत है, तो ये देन तो सरकार कांग्रेस की है। देश का विकास तो हुआ, लेकिन क्या अल्पसंख्यक समुदाय का विकास समान रूप से हुआ? इस पर मतभेद उभर कर आया। अगर कटघरे में बीजेपी है तो कटघरे में कांग्रेस भी है। इस पर जवाब तलाश रहे थे, लेकिन अब इस पड़ाव में जो है, अंतिम पड़ाव में ये चर्चा जो है तब सार्थक होगी जब इसके
हल भी निकलकर सामने आएंगे। तो सीधा सीधा रुक कर लेंगे एजाज साहब का। एजाज साहब, आप कुछ हल बता रहे थे कि इसका हल कैसे निकलेगा। जी, पहले तो हमें समस्या समझना पड़ेगी कि समस्या क्या है। देखिए, दुनिया भर में समय बहुत कम है जी, दुनिया भर में अल्पसंख्यकों को एक भय रहता है कि हमारी संस्कृति पर हावी हो जाएंगे बहुसंख्यक। लेकिन जब बहुसंख्यकों में यह भय हो जाता है कि अल्पसंख्यक हमारे पर हावी हो जाएंगे, वो उनके विरुद्ध आ जाते हैं, तो ये एक फांसीवाद कहलाता है। अब संघ ने जो भारतीय मूल के लोगों हैं उनको दो श्रेणी में बांटा। एक वो हैं जिनका धर्म भी भारत में पैदा हुआ, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। एक वो लोग हैं जिनको जो तो हैं भारत के लेकिन इनका धर्म बाहर हुआ, जैसे ईसाई और मुसलमान। तो उनका भय ये दिखाया जाता है कि धीरे धीरे हमारे पर हावी हो जाएंगे, जैसे जनसंख्या बढ़ा के हावी हो जाएंगे, विदेशों से हाथ मिला के हमारे ऊपर क्षेत्र में कब्जा कर लेंगे। ये जो भय फैलाया जाता है और ये झूठ दुष्प्रचार करके तो अल्पसंख्यकों में भय रहा जाता है। फिर इसके कई तरीके बताए गए कि इनको कन्वर्ट किया जाए, इनको भयभीत किया जाए कि चले जाएं, या किसी तरीके से इनको ऊपर हमला करके इनको खत्म कर दिया जाए। ये मैं 1925 की हेडगेवार जी के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1947 के गुरु गोलवारकर जी के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 साल पहले सुब्रमण्यम स्वामी वाइप आउट इस्लामिक टेरर लिखते हैं तो उसमें भी वो लिखते हैं। ये अशोक सिंघल जी कहते हैं 5 बच्चे पैदा करो, जबकि तोगड़िया जी कहते हैं वोटिंग राइट। अभी तोगड़िया जी का आज ही वीडियो आया, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के मोहल्ले में मुसलमान रहे और हिंदुओं के मोहल्ले में हिंदू रहे। ये एक गलत बात है। देखिए, हिंदुस्तान, देखिए फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और इंडोनेशिया मुसलमानों में 2.2 है मुस्लिम देशों में, और उसके विपरीत भारत में क्या है, यूपी में 3.6 है, बिहार में 3.5 है, बिहार में 3.6 है और झारखंड में 4.5 है, जहां 10% से भी कम मुसलमान है। ये फर्टिलिटी रेट का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। आज तक मुसलमानों ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के ऊपर हमला नहीं किया, ये भी गलत बात है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, इसका रास्ता भाजपा से नहीं खुलता है, इसका रास्ता संघ से खुलता है। संघ को ये कहना होगा कि हम अब इस विचारधारा को नहीं मानते हैं। सारे मूल निवासी जो भारत के हैं, चाहे जिनका धर्म भारत से आया या जिनका धर्म भारत में हुआ, हम सबको अपनाते हैं और कोई भेदभाव वाली बात नहीं होगी। और संघ अपने दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दे, अपनी शाखाओं में मुसलमान को बुलाए, इससे सामाजिक समरसता भी आएगी और इससे देश में एकता भी आएगी। और यही रास्ता है जब तक संघ मुसलमानों के लिए रास्ते। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी क्या हुआ था कि जो मुस्लिम रिएक्शन लेने हैं जी, डॉक्टर चौधरी आप क्या कहेंगे, कितने सहमत हैं और क्या ये जो नीतियां हैं क्या उनमें भी तब्दीली लाने की जरूरत है ताकि सभी वर्गों का और सभी समुदाय का समान रूप से विकास हो सके? देखिए, नीतियों में बदलाव की बहुत सख्त आवश्यकता है। हम ये जो आबादी की बात उठी, मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि जब परिवार शिक्षित होगा तो अपने आप सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। और शिक्षा और रोजगार के संसाधनों के लिए हमको सबको बराबर का हक देना पड़ेगा। और जब तक हम उनको हक नहीं देंगे, उनको शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं देंगे, तो फिर सरकार का दायित्व क्या बनता है? विकास में सभी की, देश के हर नागरिक की बराबर की भागीदारी है और उसमें कोई भेदभाव नहीं बरता जा सकता। हमें भाईचारा बढ़ाना होगा, इंसानियत और मानवता बढ़ानी होगी और हर नागरिक को बराबर का हक होगा, तभी ये देश में भाईचारा होगा, तभी विकास होगा। और वोट की बात यह है, वोट विकास की बात कर रहे हैं और विकास देश का चाहिए, और जब देश का विकास होगा तो सभी की भागीदारी होगी। अरे 60 महीने की बात कुल की गई है सेवा करने के लिए, एक बार मौका दे के तो देखिए, 60 साल तो देख लिए, 60 महीने में क्या हो जाएगा? कोई ये नहीं हो सकता कि देश कहीं बिल्कुल बर्बाद कर देंगे और मार देंगे, और ऐसा नहीं हो सकता। ये देश सबका है, सबसे प्यार करना पड़ेगा, भाईचारा अपनाना पड़ेगा। और मौलाना साहब भी हमारे भाई है और हम भी इनके भाई है, तभी ये देश बढ़ेगा। भेदभाव और बांटने से वोट की राजनीति बंद करिए और ये धर्मनिरपेक्षता का ढोंग बंद करिए। भाईचारा, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। और मैं तो किसानों का प्रतिनिधि हूं, किसान तमाम जातियों धर्मों के हैं। और एक चीज कह देता हूं मेरे दोस्त, 12,000 करोड़ से ज्यादा का उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का, जिसमें अल्पसंख्यक भी है, आज तक भुगतान नहीं हुआ। गेहूं खरीद की व्यवस्था नहीं हुई। आप क्या कहना चाहते हो? कौन सा क्या करना चाहते हो? कारपोरेट को बेच दो इस देश को। चलिए, आप भी जी से रिएक्शन ले लेते हैं। किस तरीके से समान रूप से जो है सभी वर्गों का विकास हो सकता है? बहुत छोटे में, आखिरी पड़ाव में है जी। जी 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 जो अभी चौधरी साहब से पहले जी चौधरी साहब से पहले जो उन्होंने समस्याओं का हल एनालिस्ट साहब ने बताया, उसमें बहुत सी बातें अच्छी बताई। हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो रहा है, हमने हर बार मैनिफेस्टो में जो वादे किए उन पर अमल किया, नंबर 1। नंबर 2, हमने लंबे अरसे अगर राज किया तो हमने लंबे अरसे विकास भी किया। नंबर 3, आप ये उम्मीद करते हैं, जो अभी इन्होंने कहा 60 महीने मोदी को दे दो, अरे 2 मिनट में तो बिल्ली दूध चट कर जाती है। आप बिल्ली से उम्मीद कर रहे हैं कि वो दूध ना पिए,
और आप दूध की हिफाजत बिल्ली को देंगे तो क्या होगा, ये गुजरात समझ में सकते हैं। 12 साल से बिल्ली दूध ही पी गई होगी। सच्ची बात ये और है 10 साल से देश ये बिक रहा यहाँ है। पर जी। जो चुनाव है जी जी चलिए वो जी भाजपा से नहीं है। जी समाप्त कर रहे हैं चुप रहिए जी। चौधरी साहब, चुप रहिए। किसी भी डिबेट के मैनर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए। मैं आप बोल रहे थे, मैं बीच आप में बताएं, इंटरप्ट नहीं कर बताएं। रहा था। अभी जी, अब बस मैं समाप्त बोल रहा कर हूं, रहे हैं। उसे सुन तो लीजिए सब्र आखिरी से। शब्द, जी, इतना समाप्त। सब्र मेरी बात सुनने का नहीं है। आप हमें कह रहे हैं कि आप 20 करोड़ साथियों को बर्दाश्त करेंगे, गले लगाएंगे। अरे गले लगाने की अभी बात तो अभी सुनने जी पहले बस समाप्त कर रहे हैं, आपको रोकना हिंदुस्तान चाहूंगा। में सबको चलिए, ये जनता को तय करना है कि 60 महीने किसको देती है। ये जनता तय करेगी कि किस पार्टी ने कितना राज किया, कितना विकास किया। मौलाना साहब, एक आखिरी समाप्त, आपका आखिरी वर्डिक्ट चाह रहे हैं कि क्या जो इस देश की जो राजनीति इस पड़ाव पर आ गई है, सभी राजनीतिक दलों को अल्पसंख्यक समुदाय में वोट बैंक नजर आता है? इस बात से सहमत है? अगर आता है, सभी को आपके वोट चाहिए और बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, अब तक ख्वाब पूरे हुए या नहीं हुए, लेकिन क्या मौजूदा हालात ऐसे हैं कि आज की डेट में जो मुसलमान है और जो वोटर है वो क्या किसी धर्मगुरु के कहने पर चलेगा? क्या मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए मुसलमानों में जो उलमा हैं, मुफ्ती हैं, इमाम हैं, उनका एक असर है। और आदमी आज उलझन के अंदर है कि अगर बीजेपी को हम वोट देते हैं तो कांग्रेस से कहेंगे ये काफिर हो गए जी, और अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो बीजेपी ये कहती है कि ये तो बंधुआ मजदूर हैं, बंधुआ गुलाम हैं। जी, तो इसलिए कंफ्यूजन है। आपस के मशवरे के बाद में जी। आज वोट दिया जाएगा तो उसी को दिया जाएगा जो हिंदुस्तान के दस्तूर पे अमल करे और सेकुलरिज्म को मजबूत करे। जी। भारतीय जनता पार्टी को वोट लेने हैं तो उसको साबित करना होगा जी। कि हमको अक़लियत का दुश्मन करने वाले झूठे हैं। हम अक़लियतों का भी उतना ही एहतराम करते हैं जितना मेजोरिटी का एहतराम करते हैं, और सबका हिंदुस्तान के अंदर सबका बराबर का हक है। तो मुसलमान किसी का पाबंद नहीं रहेगा, अब लगता पूरी आजादी के साथ चलिए, वोट मौलाना देगा साहब ने बहुत और खूब जिसको कहा। चाहेगा वोट देगा। चलिए, बहुत खूब कहा और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो डिबेट है वो मुकम्मल हुई है। मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात करी। चलिए, अब ये पब्लिक है और पब्लिक को तय करना है कि किसको जो है सरकार तक पहुंचाना है, किसको जो है मैंडेट देना है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए। और इसी के साथ जनता मांगे जवाब के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। कल फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।